बच्चे, क्या हाल है? बढ़िया, ठीक है बेटे। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या सब पढ़ा था थोड़ा सा बता दूं। हमने पढ़ा था इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका, और फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था। इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ा सा बता दिया था उसे, और क्या कहते हैं बात की रह गया था हमें उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, ये आज की क्लास में बतानी है। और एक चेंज है, वो अच्छा सा चेंज है। वत्सल एक स्टूडेंट है हमारे ही बैच का, उसने मुझे बताया कि सर एक चीज बाय मिस्टेक हमने गलत लिख दिया था। बिल्कुल सही बात थी। वो क्या था कि Cn माइनस का जो मास है वो हमने 28 लिख दिया था, और बेसिकली कितना होता है, कार्बन का कितना होगा 12 और नाइट्रोजन कितना होगा 14। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क पड़ता नहीं है, जिसका मास कितना हो जाएगा 26 होगा। होता है बच्चे यही क्लास में रहते हैं ना, तो आप जैसे बच्चे कैलकुलेशन बताते चलते हैं तो एरर नहीं होता। यहाँ बच्चा भी खुद बनना पड़ता है, सामने स्टूडेंट भी इमेजिन करना पड़ता है, कई बार गलती हो जाती है। तो इसको आप लोग मेंशन कर दोगे तो बाकी जो बच्चे ध्यान से देखते हैं वीडियो उनके लिए तो अच्छी बात है, जो कोई नहीं देखते उनके लिए एक ये हो जाएगा कि हाँ वहां पे हमने गलत सीखा था, ठीक हो जाएगा। ऐसे टेक्निकल एरर नहीं आएगा, या ऐसी कुछ कैलकुलेशन एरर ही बोर्ड पे जनरली गलत हो जाता है कई बार, राइट। और इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे भी बच्चे। अब हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, ठीक है। और आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा, नोट करते जाइए, आप नोट्स बनाते चलिए, बिल्कुल रोकिए वीडियो को बीच बीच में, ठीक है। अब 30 मिनट की वीडियो है, 40 मिनट 50 मिनट का क्लास मानिए। अगर 40 मिनट की क्लास है तो 50 और 60 मिनट की क्लास मानिए, और बीच में रोक रोक कर उसको नोट्स तैयार कर लीजिए प्रॉपरली, ठीक है। 17 के बाद मैं जूम पे भी हेल्प करूंगा, ऑनलाइन क्लासेस रख दिया करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूं इस तरह से, ठीक है। मगर क्या करें, अभी तत्काल प्रॉब्लम है तो अब तक साथ करते हैं, फेस करते हैं उस प्रॉब्लम को। और ब्रॉडबैंड जब आ जाएगा हमारे पास तो ऑनलाइन क्लास लेने में दिक्कत नहीं होगी। नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है इन दिनों बच्चे, ठीक है। तो Cn का जो मास होगा वो कितना होगा 26 होगा। U और ग्राम कुछ भी आप लगा सकते हो, 1 मॉलिक्यूल्स होगा तो आप U लिखोगे, और अगर क्या कहते हैं 1 मोल होगा तो 26 लिखोगे। ऐसे इंडिपेंडेंटली Cn माइनस कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये SCN होगा या KCN होगा, NaCN होगा, राइट। चले अब देखो बेटे, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक था इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। बिल्कुल बेटे, देखो इंपेरिकल फार्मूला जो हमने कहा था, क्या कहा था उसको, सिंपलेस्ट रेशियो ना, ठीक। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा था, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा था क्या चीज, रियल रेशियो या एक्चुअल रेशियो, यही बात हुई थी, ठीक। और जो कॉमन आ सकता था मॉलिक्यूलर फार्मूला में वो n फैक्टर कहलाया, क्लियर। उसके बाद आगे क्या होता है कि हमने कल देखा था n निकालने का तरीका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन में इंपेरिकल फार्मूला मास, इससे n निकाला था, यानी n इंटू इंपेरिकल फार्मूला मास जब हम करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद एक चीज और समझना है, वो क्या होता है कि अगर कहीं पे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास नहीं दे रखा हो, क्या करेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मिलेगा हमें, राइट। ये चीज भी हमें याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर कहीं पे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास नहीं होगा तो वेपर डेंसिटी दे रखा होगा, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बन जाता है, ठीक है। और वेपर डेंसिटी क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर जब पढ़ेंगे गैसेस स्टेट, तो वहां पर हम आपको वेपर डेंसिटी, गैस, मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन बताते हैं, राइट।
अब चलिए बेटे कि हमें अगर इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो क्या क्या गिवन होगा और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ बच्चे, क्या होता है, अब देखोगे रूल क्या है। यहाँ पर आपको एलिमेंट गिवन होगा, एलिमेंट ई गिवन होगा, और आप उसका क्या पता रखोगे, ए, एटॉमिक मास। क्लियर, ये आपको याद होना चाहिए, आज भी उसी को यूज कर रहे हैं, एटॉमिक मास नंबर। और आपको क्या गिवन होगा, वहां पे परसेंटेज गिवन होगा। तो परसेंटेज को आप डिवाइड कर दोगे एटॉमिक मास से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वो मोल रेशियो आ जाता है। क्या आ जाता है, मोल रेशियो। ठीक है बच्चे, मोल रेशियो आ गया। इसके बाद पहले क्या था, आपको एलिमेंट गिवन था, फिर आपने क्या निकाला, मोल रेशियो, फिर क्या निकालोगे, सिंपल रेशियो। क्या निकालोगे, सिंपल रेशियो निकालोगे। ठीक है, सिंपल रेशियो यहां जो मान लो हर बार आपने परसेंटेज बाय ए किया, 3-4 एलिमेंट गिवन था। क्लियर, यहां एक्स वाई और जेड वैल्यू आता गया कुछ भी, तो यहां जो सिंपलेस्ट वैल्यू आएगा, जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा, उसको सबसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्लियर, यानी सिंपलेस्ट जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उससे सबको डिवाइड कर दोगे तो सिंपल रेशियो आएगा। क्लियर, मान लो ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो उसका सिंपल रेशियो यानी इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर, कई बार क्या आता है, अगर यहां पर कोई ऐसा डिजिट 1.5 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपल रेशियो नहीं है। आप पूरे टर्म को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। इस तरह से आप सिंपल रेशियो निकालोगे। फिर क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकला है सिंपल रेशियो से, ठीक, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका मोलर फॉर्मूला बन जाएगा। राइट, और अगर मोलर मास में गिवन होगा तो वेपर डेंसिटी जरूर गिवन होगा। राइट, क्लियर, यही रूल है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, एलिमेंट गिवन होगा, एलिमेंट के मास को आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, उसको लेफ्ट के टॉप पे लिखोगे और फिर परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे। जो भी वैल्यू आएगा उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे सबको डिवाइड कर दोगे, सिंपल रेशियो आ जाएगा। क्लियर, और n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका मोलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इसी फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। राइट, देखो बेटे, क्वेश्चन इस तरीके से है, कहता है इन अ कंपाउंड carbon is 27.27% and oxygen is 72.73%. Right? Obtained the empirical formula and molecular formula of कंपाउंड। ये क्वेश्चन दे दिया बच्चे। क्लियर, अब देखो हमें क्या है, एलिमेंट निकालना है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, एलिमेंट देखना है, उसके बाद क्या निकालना है, सही बोला, मोल रेशियो, फिर क्या निकालना है, सिंपल क्या चीज, रेशियो। राइट बच्चे, अब देखो एलिमेंट आपके पास कौन सा है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। राइट, अब देखो कार्बन कितना आ गया, मास 12, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 16। क्लियर, अब देखो यहां पर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दे रखा है, 27.27 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 12, और यहां पर कितना है 72.73, हाँ, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 16। क्लियर,
इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2.27, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4.54। अब ये कैलकुलेशन हो सकता है एक आध बार आप चेक कर लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर आ सकता है। क्लियर? क्योंकि मैं अपनी याद से लिखता हूं, ठीक है, और ये हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटे आपके पास जो छोटा वैल्यू है वो कितना आ गया 2.27 और 4.54। क्या करेंगे यहां पर 2.27 डिवाइडेड बाई 2.27, क्योंकि छोटा वैल्यू यही है, और 4.54 डिवाइडेड बाई 2.27, इसको डिवाइड कर दोगे आंसर 1 आएगा, इसको डिवाइड कर दोगे आंसर क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर? तो हमारा जो क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया, क्या चीज, इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया C और O2, क्यों कार्बन 1 आया है और ऑक्सीजन 2 आया है CO2। क्लियर? और यहां पर गिवन होगा मोलिकुलर मास इक्वल टू 44, राइट? क्लियर? अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 इंटू 2, टोटल कितना हो गया 44, राइट? अब क्या निकाले एन फैक्टर, फॉर्मूला बताओगे आप लोग क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी 44, इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी 44, 1। ठीक है, और बेशक ये 1 आ रहा होगा मगर हमें वहां पर सॉल्व करके दिखाना है। क्लियर? अब फिर क्या निकालेंगे n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। n कितना है 1, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या CO2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा CO2। आपने यहाँ पर क्या बता दिया इंपेरिकल फॉर्मूला, यहाँ पे क्या बता दिया, लिख दो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या चीज CO2। आप दोनों चीज उन्हें बता दो कि हाँ हाईलाइट कर दो, आप तिजोरी में बंद कर दो, ताकि उन्हें क्लियर दिखे कि हाँ बच्चा ने इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकाल दिया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल दिया। अगर आपको लग गया कि दोनों सेम है और आपने वैसा ही छोड़ दिया तो आपका आधा नंबर गोल हो जाएगा। राइट बच्चे, सीख गए होगे आप लोग? ठीक, चलो अब क्या करता हूं, एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, ठीक, और कुछ नया चीज सीखेंगे। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, डिजिट बदलता रहेगा, कंपाउंड नहीं आता रहेगा। इन अ कंपाउंड कार्बन इज 40%, हाइड्रोजन इज 6.6%, ऑक्सीजन इज 53.4%, उसके बाद वेपर डेंसिटी इज 90। वेपर डेंसिटी यूज करना सिखा रहे हैं, वेपर डेंसिटी इज क्या चीज 90। obtain the empirical formula and molecular formula। ठीक है बच्चे? क्लियर? अब फिर वही रूल हमें यूज करना है। क्या रूल यूज करना है, एलिमेंट लिखना है, फिर क्या लिखना है मोल रेशियो, फिर क्या लिखना है सिंपल रेशियो। क्लियर? ठीक है बच्चे? अब देखो एलिमेंट हमारे पास क्या है, एलिमेंट हमारे पास है कार्बन, फिर क्या है हाइड्रोजन, और फिर क्या है ऑक्सीजन। मास क्या है 12, 1 और 16। देखो बेटे हमने सिर्फ दो चीज कहा था लर्न करने को, एटॉमिक मास और क्या चीज, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। क्लियर? और देखो उन्हीं पे यूज करके आज की क्लास भी हमारी चल रही, उसी एक चीज को लर्न करके आज हम आगे पढ़ रहे हैं। राइट? आप इसको याद रखोगे।
क्लियर। अब देखो मोल रेशियो कितना दे रखा है आपको, कार्बन दे रखा है 40/12, हाइड्रोजन क्या आएगा 6.6/1 और 53.4 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16। क्लियर। अब जिनको ये नहीं याद होगा बच्चे एटॉमिक मास, वो क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे। ये क्वेश्चन बाहर से आया है, दिस है, दैट है, राइट। ऐसा कुछ होता नहीं है। अब सॉल्व करोगे देखोगे क्या आएगा 3.33, ये कितना रह जाएगा 6.66, ये कितना होगा, ये भी आएगा 3.33। क्लियर। आगे बात समझ में बच्चे। अब आप देखो यहां पर सिंपलेस्ट वैल्यू 2 बार आ रहा है 3.33। क्लियर। यानी क्या करेंगे, सिंपल रेशियो निकालेंगे 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, 6.66 डिवाइडेड बाय 3.33, फिर क्या आएगा 3.33 में 3.33। राइट बच्चे। सॉल्व करोगे 1, 2 और 1। क्लियर। हाँ, तो कई बार बच्चे कहते हैं सर ये सिंपल कैलकुलेशन लेते हो आप, नहीं, ये आता ही उसी फॉर्म में, सिंपल रेशियो में ही आएगा। अगर जैसे 1.5 या 2.5 कुछ आ गया है तो आप क्या करोगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस डिवाइड हो नहीं रहा है। ठीक है, तो होल नंबर में लेना पड़ेगा। क्लियर। तो हमारा आ गया यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या थी, CH2 और O। राइट। अब इंपेरिकल फॉर्मूला हमने उन्हें बता दिया। अब क्या निकाल रहे हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 1 × 2 + 16 = कितना हो जाएगा 30। राइट, हो गया। अब देखो फिर क्या आ गया, हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 2 × वेपर डेंसिटी। राइट। हाँ, तो कितना हो गया 2 और वेपर डेंसिटी कितना है आपका 90, टोटल कितना हो गया 180। अब क्या निकालोगे, एन फैक्टर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हो जाएगा 180, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 30। सॉल्व कर दो, कितना आ गया एन फैक्टर 6। क्लियर। आपने एन फैक्टर = 6 बता दिया। ठीक है, अगर पूछा है तो, नहीं पूछा है तब छोड़ सकते हैं आप, निकालना तो पड़ेगा, उसको हाईलाइट नहीं किया। अब क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला = क्या होगा n × इंपेरिकल फॉर्मूला। n का वैल्यू कितना है बच्चे 6, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, CH2 और O। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया C6H12 और O6। आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता दिया। राइट, आ गया बच्चे समझ में। ये 2 क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या था, एन फैक्टर 1 से डिफरेंट था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों क्या आया, डिफरेंट आ गया, अलग आ गया। क्लियर बच्चे। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, बाकी में बड़ा सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, क्लियर। लिखेंगे, ये आ गया समझ में आप लोग को, नोट कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन रह सकता है। ये क्वेश्चन रहेगा तो 3 मार्क्स में रहेगा, और वो क्वेश्चन रहेगा तो 2 मार्क्स में रहता है, पहले वाला क्वेश्चन CO2 वाला। राइट बच्चे। अब अगला क्वेश्चन है इन अ कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एज 93.3%। क्लियर। देख लेंगे, अगर आंसर गलत आएगा चेंज करेंगे। एंड हाइड्रोजन एज 7.7%। क्लियर। तो ये दोनों को सम करेंगे तो कितना हो रहा है, 100 से ज्यादा हो रहा है 100 से कम हो रहा है। हाँ, आप बताएंगे जरा सा। इन अ कंपाउंड 6.7।
तो यहां पर बेटे क्या करते हैं 92.3 कर लें, 92.3 और 7.7, राइट, क्लियर। कंपाउंड में क्या है, कार्बन 92.3% है और हाइड्रोजन है 7.7%, क्लियर हो गया। एंड वेपर डेंसिटी इज 39, obtain empirical formula and molecular formula। ठीक, क्लासरूम होता तो कहते आप लोग सॉल्व करिए, मगर मैं सॉल्व कर देता हूं। क्या लिखेंगे, एलिमेंट, फिर क्या निकालेंगे, मोल रेशियो, फिर क्या निकालेंगे, सिंपल क्या चीज, रेशियो। बिल्कुल सही, अब याद हो गया। एलिमेंट क्या है, कार्बन और क्या चीज, हाइड्रोजन, क्लियर। मास कितना है, 12 और 1, क्लियर। 92.3 डिवाइडेड बाय 12 और 7.7 डिवाइडेड बाय 1, राइट बच्चे, क्लियर। इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे ख्याल से 7.7 ही आएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 7.7 ही आएगा, राइट, क्लियर। अब दोनों सिंपल ही है, छोटा ही है। क्या करेंगे, 7.7 डिवाइडेड बाई 7.7 और 7.7 डिवाइडेड बाई 7.7, क्लियर। क्या आएगा, ये 1 और ये भी 1, ठीक। और देखो बेटे, कहीं अगर 7.6 आ रहा है ना तो बड़ा नंबर नहीं हो सकता, उसको राउंड ऑफ करके 1 ही लेंगे, ठीक है, राइट। ये कैसे हम डिसाइड करते हैं मैं बताऊंगा, अभी आज की क्लास में थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है, क्लियर। अब देखोगे क्या हो गया, C भी 1 है और H भी 1 है। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया, CH। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया, 12 + 1 = 13, राइट। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, 2 × वेपर डेंसिटी, राइट। 2 वेपर डेंसिटी कितना है, 39, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, 78, क्लियर बच्चे, हो गया। अब देखो क्या हो रहा है कि हमें n फैक्टर निकालना है, क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास, क्लियर, आ गई बात समझ में, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है, 13, सॉल्व कर दो कितना आ रहा है, 6, ठीक। तो यहां पर आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया था CH और n का वैल्यू कितना आ गया, 6, राइट। अब क्या निकाल दें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, n × इंपेरिकल फॉर्मूला, n कितना है, 6, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH। एलिमेंट क्या बन गया, कंपाउंड बन गया C6 और S6 यानी बेंजीन, राइट। बच्चे 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, डाटा इसी तरह का रहेगा, अगर थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो सिंपल डाटा मान के ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये सिखाऊंगा, टूल्स ऑफ कैलकुलेशन पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको बताते हैं, क्लियर। अब देखिए आपने 3 क्वेश्चन कर लिया और उम्मीद है इन 3 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रहे, क्लियर। आगे की मैं आपको होमवर्क कहां से दूं, ठीक। तो पिछले साल बड़े सारे क्वेश्चन मैंने कहा था, C2H4 हो गया, C2H6 हो गया, उनमें कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाले थे, वही परसेंटेज यहां पर क्वेश्चन बन गया, ठीक है, हाँ। और फिर क्या करेंगे, पहले परसेंटेज निकाल लिए, फिर उसी परसेंटेज से उसका इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना शुरू कर दिए, आपका आंसर आता चला गया, क्रॉस हो गया, वेरीफाई हो गया। और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज निकालेंगे आप, तो वहां पर क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन दे रखा होगा इस तरह का, उसमें से एक क्वेश्चन किसी बुक में गलत है, उसका डाटा आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, और फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे भी कि हाँ सर ये क्वेश्चन सही था, ये हमारे बुक में आंसर सही था, दूसरे में गलत था, क्लियर हो गया। किसी एडिशन में गलती है, किसी में सही है।
राइट, चले आगे। अब था बेटे कि हमने आज क्या सीखा, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखा और वेपर डेंसिटी से रिलेशन सीखा। अब आता है कि सर ये कैलकुलेशंस आप कह रहे हो, कैलकुलेशंस क्या करना है हमें और कैसे करना है और फास्ट कैसे करना है। ठीक है, देखो बेटे, अब हमारा अगला सेक्शन जो है वो क्या है, टूल्स ऑफ कैलकुलेशन का। क्लियर। और आज हम लोग शुरुआत कर देते हैं टूल्स ऑफ कैलकुलेशन से। ठीक है, थोड़ा सी बता देते हैं और ताकि हम लोग कैलकुलेशन अपना फास्ट कर सके। राइट, याद करने का काम आज भी नहीं दे रहा हूं, फिर अगली क्लास से मैं कुछ याद करने का काम दूंगा। राइट, हो गया। शुरू करते हैं बेटे। ये क्वेश्चन इरेज किया, 3 क्वेश्चन हमने किया है, 3-4 क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है और जम के प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, टूल्स ऑफ कैलकुलेशन। राइट बच्चे, टूल्स ऑफ कैलकुलेशन। देखो बेटे, एनसीईआरटी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, हम उसको एक पार्ट में कंपाइल करके चलें और क्वेश्चन बताता जाऊंगा कौन कौन सा सॉल्व होगा। टूल्स ऑफ कैलकुलेशन में सबसे पहला टर्म आता है क्या चीज, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। ये पहले समझना होगा। प्रिसीजन और दूसरा होता है एक्यूरेसी। राइट, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है बच्चे, देखोगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है। क्लियर। देखो पहले डेफिनेशन देखते हैं। द क्लोजनेस ऑफ डाटा टू ईच अदर, यानी क्लोजनेस of data to each other is called precision. Right, or the closeness of data to real value is called accuracy. ठीक है। जनरली बेटे मैंने जब भी कभी किसी भी से पूछा है कि बेटे इन दोनों में ज्यादा सही क्या होता है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ठीक है, तो बच्चों का एक ही आंसर आता है क्या, एक्यूरेसी इज बेटर देन प्रिसीजन। राइट, और प्रिसीजन को लेस ये मानते हैं, मगर सच्चाई इसके अलग है, ये तो गलत है। क्या है, प्रिसीजन इज बेटर देन एक्यूरेसी। क्लियर हो गया। तो हम पहले इस चीज को नोट कर लें। क्या, अगर पूछता है व्हिच वन इज बेटर, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रिसीजन इज बेटर देन एक्यूरेसी। प्रिसीजन जो है वो क्या होता है, एक्यूरेसी से बेटर होता है। क्लियर। अगर एक लाइन का ये क्वेश्चन पूछा तो आपने डेफिनेशन लिख दिया और ये बता दिया कि बेटर है, आपको मार्क्स मिल गया। क्लियर। आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में कैसे सर कह रहे हैं कि प्रिसीजन बेटर है, तो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, हाँ, और प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी को कैसे कंपेयर करते हैं उसको भी समझते हैं। राइट, अब देखो बेटे, क्या समझना हमें, प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक्चुअली होता क्या है और क्यों प्रिसीजन बेटर है। ठीक है, क्या करते हैं, इस चीज को समझने के लिए मैं कहता हूं भाई क्लास में ना 3 तीरंदाज को बुलाया जाए, उनको एरो हेड दे दिया जाए 10-10। क्लियर हो गया। तो हमने 3 जगह पे टारगेट रखा, हाँ, और जो तीनों
को 10-10 एरो हमने दे दिया कि भाई चलो आप लोग इन टारगेट को ये करो, राइट। और सबके पास एरो कितना है 10। 3 आदमी को बुलाया और तीनों को कहा कि भाई आप क्या करो, टारगेट लो, ठीक है। तो पहला आदमी आया और उसने टारगेट लेना शुरू किया, ठीक है। आप भी ले रहे हो, मान लो आपने ही लिया, आपका टारगेट आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? आगे अब एक आध डॉट कम ज्यादा हो जाए तो मानना कि फालतू हो गया है, 10 ही है यहाँ पर। दूसरा बंदा आया, उसने निशाना लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, हो गया। अब क्या हुआ कि लगा कि चलो ये तो बिल्कुल बेकार सा है, इसका तो एक भी एक्यूरेट निशाना है ही नहीं। और तीसरा बंदा आया, उसने क्या किया 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 आ गया। क्लियर? अब देखो, आपको लग रहा होगा कि भैया इसमें जो सबसे अच्छा बंदा है कौन है, थर्ड है, जो 7 टारगेट बिल्कुल सही लगा है, 3 उसका मिसप्लेस हुआ है। और यहां पर क्या है कि सेकंड वाले का टारगेट बिल्कुल सही नहीं है, हाँ, और इसका टारगेट भी सही नहीं और कुछ नहीं, तो ठीक है। क्लियर? मगर ये रॉन्ग है और एक्यूरेट ये है। मैं भी कह रहा हूं ये क्या है, ये है मोर एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, मोर प्रिसाइज। ठीक। अब देखो प्रिसाइज क्या है बेटे, ठीक है, और यही डाटा सबसे बेटर क्यों है। क्लियर? पहली बात तो इसने जो एरर किया वो एक तरह का एरर है, कोई बड़ा एरर नहीं है। और एज ए टीचर मुझे इसको करेक्ट करना है तो मैं कहूंगा बेटे जब भी तुम्हें निशाना लगाना हो यहां पर, ठीक है, क्या करना, तुम यहां पे निशाना लगाना। तो क्या होगा, इसका सारा निशाना यहाँ टारगेट पे आना शुरू हो जाएगा। तो इसके एरर को करेक्ट करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। मगर इसने इतनी गलतियां क्यों की हैं, इनमें गलतियां क्यों ही हुई है, इसको एनालाइज करने में हमें प्रॉब्लम होगी, करेक्ट करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, प्रिसाइज डाटा इज क्या चीज, मोर बेटर देन क्या, एक्यूरेट डाटा। ठीक। और सच्चाई भी यही है कि आज तक कभी भी किसी भी चीज का एक्यूरेट कैलकुलेशन हो नहीं पाता। ठीक है, कोई फिजिकल नंबर है, आप गिन दोगे 10 पेन है, 10 पेंसिल है, 10 एलिफेंट है, 12 एग है, बनाना है, दिस है, दैट है। क्लियर? वो नंबर इंडिविजुअल था, आपने गिन दिया। अगर मैं आपको कह दूं ये लाइन एक है, इसका लेंथ मेजर कर दो, आप नहीं मेजर कर पाओगे। पता है क्यों? इसलिए कि कोई बच्चा इसको मेजर करेगा तो क्या होगा, 4-5 तरह की प्रॉब्लम उसके साथ आएगा, और एक्यूरेट आंसर किसी का होगा भी नहीं, सबका अलग अलग आंसर आएगा। कोई इसको 4.7 इंच कहेगा या 5.8 इंच कहेगा, कोई इसको 5.7 इंच कहेगा, कोई 5.6 कहेगा, कोई 4. क्या कहते हैं 9.8 कह देगा, कोई 5.68 कह देगा, राइट। तो क्या हुआ, किसी का एग्जैक्ट तो नहीं आना है, एक लाइन हम एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। एरर कहां कहां पे आ सकता है, पहला तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया वही अलग अलग होगा सबका। दूसरा मेथड ऑफ एरर, ठीक है, कुछ लोग क्या होता है अलग एंगल से देखते हैं, कोई दूसरे एंगल से देखते हैं, किसी की लंबाई ज्यादा होती है, किसी का लंबाई कम होता है। तो बहुत सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसको मेजर करना, एक लाइन को। और अगर मैं क्या करूं, एक बोतल ले लूं, ठीक है, और उस बोतल में कोई लिक्विड रख दूं, ठीक है, उसको कह दूं मेजर करके कि भाई मान लो 500 ml है, ठीक है, क्लियर, 500 ml है, और मेजर कर लो, किसी भी आदमी का 500 ml ये नहीं होगा। क्लियर? किसी का गेज इधर उधर आएगा डिफरेंट पॉट से, कोई छोटा होगा तो उसको 500 ml से ज्यादा दिखेगा, कोई बड़ा होगा 500 ml से
कम दिखेगा, और किसी को टिल्ट अपने तरफ करने की आदत होगी तो उसे थोड़ा ज्यादा दिखेगा, कोई दूर की तरफ टिल्ट करेगा। साइड प्रॉब्लम भी होता है, किसी का स्पेरिकल होता है, किसी का सिलिंड्रिकल लेंस खराब होता है, ठीक है। अब जैसे मेरा सिलिंड्रिकल है थोड़ा सा गड़बड़, तो मैं कोई भी चीज मेरे हिसाब से क्या होता है वो सीधा चलता है, और बच्चे कहते नहीं सर आप बाईं तरफ ऊंचा करके चले जाते हो, नीचे चले जाते हो, जबकि मैं जब लिखता हूं तो मुझे बिल्कुल एक लाइन में लगता है। तो इस तरह का एरर होता है, ये ह्यूमन एरर है, ठीक है। जिससे भाई एक लेंथ और वॉल्यूम नहीं सही मेजर हो रहा है, तो बाकी चीजों का तो छोड़ दो, हमसे एग्जैक्ट कर पाते होंगे मेजर, नहीं कर पाते, राइट। इसीलिए कहते हैं कि हमने प्रिसीजन पे जाना है, एक्यूरेसी पे नहीं जाना है, राइट। कैलकुलेशन का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आउट ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन इज मोर बेटर देन एक्यूरेसी, ये हमें समझ में आना चाहिए। हजारों एग्जाम्पल हैं, क्लियर, जिससे ये कंफर्म होता है प्रिसीजन बेटर है और एक्यूरेसी की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्लियर। कोई भी एक्यूरेट है ही नहीं लाइफ में, नथिंग इज एक्यूरेट, क्लियर हो गया। तो टूल्स ऑफ कैलकुलेशन में सिर्फ 2 पॉइंट हमने समझा है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। आज मैं कुछ याद करने को नहीं देना चाह रहा था, अगली क्लास में आऊंगा, अगला टर्म पढ़ाऊंगा, फिर याद करने का कुछ चीजें सिखाऊंगा, फिर आगे पढ़ते जाएंगे। टिल देन आप फिर मैं कह रहा हूं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को याद कीजिए, इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला निकालना सीखिए, वही सफिशिएंट होगा आज तक की क्लास का, ठीक है। कोशिश करते हैं लाइव क्लास में आने का, जूम पे आने का, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉपरेट करके चलना है कुछ दिन तक, बहुत जल्दी हम लोग लाइव मिलने वाले हैं, राइट।